जो गठबंधन है उसका मजबूत हिस्सा हैं। और आज यहाँ पर हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी हैं कॉमरेड इंद्रेश मैकुरी जी, वो आए हुए हैं। हमारी केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड कैलाश पांडे जी हैं। यहाँ हमारे जो मजदूरों के नेता हैं, ट्रेड यूनियन देखते हैं, सिडकुल में तमाम मजदूरों की समस्याएं हैं उनको वो देखते हैं, कॉमरेड दिनेश तिवारी जी हैं। और हमारे जो राज्य कमेटी सदस्य हैं मदन मोहन चमोली जी और अमनदीप कौर जी हैं। हमारे रुद्रपुर की जो सचिव हैं भाकपा माले की, वो हैं। तो मैं परिचय देते हुए इनसे कहूँगा कि कॉमरेड इंद्रेश मैकुरी जी से वो शुरू करें। आप सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। तो साथी ललित जी ने जैसा बताया और आप लोग भी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तराखंड में चुनाव होना है। हम लोग भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले की तरफ से पूरे देश में जो सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के गठबंधन बनाया है, इंडिया जिसका नाम है, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, तो उस इंडिया गठबंधन का पार्ट है। और इसके नाते उत्तराखंड में यहाँ नैनीताल उधम सिंह नगर सीट कांग्रेस को मिली है, उनके उम्मीदवार यहाँ प्रकाश जोशी हैं, और बाकी 4 सीटें भी कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ मिली। तो उनके साथ हम लोग हैं और हमारी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ तमाम इलाकों में इंडिया गठबंधन का घटक होने के नाते कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ है, कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ। पिछले 1 दशक से, यानी पिछले 10 सालों से इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार कायम है। और 10 साल पहले जब वो सत्ता में आए थे तो तब उन्होंने जो कुछ कहा, उसके बाद बीते 10 सालों में उनकी सरकार ने उसका ठीक उलट किया। 10 साल पहले इस देश को ये बताया गया कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तो देश में अच्छे दिन आएंगे, महंगाई से, बेरोजगारी से निजात मिलेगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए भी बेहतर स्थितियां पैदा होंगी। लेकिन 10 सालों में इस मुल्क के भीतर जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, यानी समाज का हर हिस्सा है, उसके लिए 10 साल के अच्छे दिन की अवधि दरअसल प्रलयंकारी सिद्ध हुई। वो विनाश के 10 साल हैं, तबाही के 10 साल। और लोगों से कहा गया कि अच्छे दिन होंगे तो महंगाई नहीं रहेगी। आज के दिन पर आप देखिए तो पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर के और दाल तेल की कीमतों तक सब 2 जून की रोटी लोगों के लिए खाना मुश्किल हो गया है। हम लोग इस गठबंधन का पार्ट है इसलिए कि इस देश में हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए खतरा है। और जब मैं ये कह रहा हूँ लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है, तब आप देखिए कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं पर जिस तरह का हमला है। 2 चीफ मिनिस्टर्स जेल भेजे जा चुके हैं हाल के दिनों में ही। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जेल में हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनकी पार्टी के तमाम नेतागण जेल में। तो देश के भीतर लोकतंत्र पर, संविधान पर यह हमला है। और जब हम ये लोकतंत्र संविधान पर हमला कह रहे हैं तो इसको देश के पैमाने पर देखिए, और इसको सीधे हम आज की तारीख में महसूस कर रहे हैं कि हमारे घरों तक ये हमला आ गया। मैं इसके लिए आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि पौड़ी संसदीय क्षेत्र जो है, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र, वहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं अनिल बलूनी, और वो इससे पहले राज्यसभा के सांसद थे। तो उन्होंने कोटद्वार के पास पौड़ी जिले में ही दुगड्डा ब्लॉक में एक गांव है बौर, तो राज्यसभा के सांसद की हैसियत से अनिल बलूनी जी ने वो गांव गोद लिया। जब लोकसभा का चुनाव लड़ने हाल के दिनों में वो उस गांव में पहुंचे तो वहां महिलाओं ने उनका घेराव किया और कहा कि आपने गांव गोद लिया था, 6 साल में आपने कुछ नहीं किया, सड़क नहीं बनी इस गांव। और उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप सड़क दीजिए तब यहाँ वोट मांगने आए। और ये हुआ, और उसके ठीक अगले दिन भाजपा के कार्यकर्ता उन महिलाओं को धमकाने के लिए उनके घरों तक पहुंचे। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि असहमति के लिए भी जगह हो,
आपको असहमत होने का अधिकार, यही लोकतंत्र है। लेकिन ये सीधा खतरा हो जाएगा कि आप जैसे ही सवाल पूछेंगे वैसे ही इस तरह का हमला होने लगेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला इस सरकार ने किया। और 10 साल पहले आप सोचें तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो देश दुनिया में जहाँ कहीं काला धन है, सारा काला पैसा वापस लेकर के आएंगे, लोगों को 15-15 लाख रुपया भी मिल जाएगा, इतना काला पैसा वापस आएगा। लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया, बल्कि इस देश के बैंकों का पैसा विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी हजारों करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। और उसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए अपना काले धन का एक अकूत खजाना पैदा किया। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये सही बात है कि बाकी पार्टियों को भी, हम लोग तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने तो उसका पहले दिन से प्रतिकार किया, लेकिन भाजपा में और बाकी राजनीतिक पार्टियों में क्या अंतर है जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला? भाजपा में ये अंतर है कि भाजपा वालों को पहले कंपनी वालों के यहाँ ठेका छापा मारा जाता था, ईडी जाती थी, सीबीआई जाती थी, इनकम टैक्स वाले जाते थे, और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों रुपया चंदे के रूप में मिलता था। और ये जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात भी हम कर रहे हैं तो ये देश की बात तो है, लेकिन ये यहाँ इस जिले की बात और इस उत्तराखंड की बात भी है। आप ही के यहाँ सितारगंज में एक जाइडस वेलनेस नाम की फैक्ट्री काम करती थी। उस जाइडस फैक्ट्री ने, हमारे साथी लोग, ट्रेड यूनियन के साथी लोग वहाँ लड़ते रहे कि 1200 मजदूरों को 2022 में एक दिन अचानक बाहर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसने जो फैक्ट्री बंद की है वो अवैध, इलीगल है बंद। हम लोगों ने तमाम जगह जितना पत्राचार हम कर सकते थे, जितना लड़ सकते थे, जितना संघर्ष कर सकते थे वो किया, लेकिन वो जाइडस फैक्ट्री श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन कर रही थी, बावजूद उसके राज्य की सरकार उसके पक्ष में खड़ी रही। आज के दिन पर जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ तब पता चल रहा है कि जाइडस फैक्ट्री वाले ने, जाइडस वेलनेस फैक्ट्री वाले ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 18 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया। और चूंकि उसने 18 करोड़ रुपया दिया, इसलिए उसको यह हक हो गया कि वो 1200 मजदूरों को एक ही रात में बाहर कर दे। वो अवैध रूप से फैक्ट्री बंद कर रहा है। अदालत कह रही है कि फैक्ट्री की बंदी अवैध है, उसके बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उसने 18 करोड़ रुपया दिया। ये एक उदाहरण है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि आप सबको याद होगा कि पिछले साल नवंबर के महीने में उत्तरकाशी में सिलक्यारा की टनल में 42 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे। जब वो सब घटनाक्रम हुआ तो हम सारे लोगों ने लगातार ये मांग की कि भाई वो जो कंपनी जो सुरंग बना रही है, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, उस नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पता चला कि साहब वो नवयुग इंजीनियरिंग के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने कहा कि भाई उससे जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन का खर्च है वो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी से वसूल किया जाना चाहिए। ये भी नहीं हुआ। संसद में प्रश्न पूछा गया नितिन गडकरी जी से, और नितिन गडकरी जी ने जब जवाब दिया तो उन्होंने उस कंपनी का नाम तक नहीं लिया। तो समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा, क्यों कर रहे हैं। आज की तारीख में पता चल रहा है, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, कि 55 करोड़ रुपए से ज्यादा नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया। उत्तराखंड में एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है। उस ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में एक कंपनी काम कर रही है, मेघा इंजीनियरिंग। वो मेघा इंजीनियरिंग ने कई 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया, और तब जो है उसको रेलवे का दूसरा तीसरा ठेका मिल रहा है। तो एक तरह से ये भ्रष्टाचार और काले धन का खेल, जिस काले धन के खिलाफ आवाज उठा करके वो आए थे, आज के दिन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर, उन्होंने कहा कि ये देश का नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और भारतीय जनता पार्टी इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी है, इसलिए ये चुनाव उसके खिलाफ। एक और बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि ये बड़ा 10 साल पहले भी कहा गया कि भारत तो सबसे ज़्यादा नौजवान लोगों का देश है, सबसे ज़्यादा युवा लोगों का देश है, और आज के दिन पर भी इस बात को कहा जाता है। लेकिन उस नौजवान के साथ किया क्या है?
तो 10 साल पहले ये कहा गया कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार के नाम पर लोगों के साथ छलावा हुआ, ठगी हुई, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। और अब से 2-3 बरस पहले भारत सरकार का ही एक संगठन है जिसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि इस समय देश में जो बेरोजगारी है वो पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। ये तो 1 बरस पहले की बात है। उसके बाद सरकार ने, केंद्र की सरकार ने ऐसे सर्वे की रिपोर्ट ही बाहर आने पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा। अभी कुछ दिन पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट आई है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 83% जो बेरोजगार है वो 25 साल से कम उम्र वाले। बेरोजगारों की जो तादाद है उसमें 83% ऐसे हैं जो 25 साल से कम उम्र वाले हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जैसे सारे सवालों का हल सरकार नहीं कर सकती। अपने राज्य में, उत्तराखंड में 65,000 से ज़्यादा पद खाली, देश में 30 लाख से ज़्यादा पद खाली। लेकिन उत्तराखंड में भी हमने देखा, आप जानते हैं, यूपी SSSC से लेकर के और विधानसभा तक जिस तरह से नौकरियों की लूट हुई वो भी हमने देखा। और इसके साथ साथ कैसे नौकरियां खत्म की जाती हैं, कैसे रोजगार के अवसर खत्म किए जाते हैं, उसकी एक बानगी आप इस रूप में देख सकते हैं कि इस देश में सेना को ही एक तरह से टेम्पररी करने का कार्यक्रम, सेना को ही अस्थायी करने का प्रोग्राम नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। यही लोग थे जो सेना की बड़ी कसमें खाया करते, जो हर सवाल का जवाब, आम आदमी की तकलीफ के जवाब में, आम आदमी अपनी तकलीफ की शिकायत करता था तो कहते थे देखो सेना सीमा पर फौजी गोली खा रहा है। और इन लोगों ने फौज के साथ ये किया कि अग्निपथ के नाम से, अग्निवीर के नाम से जो योजना ये लेकर के आए हैं, तो सेना का पूरी तरह से ठेकाकरण एक तरह से कर दिया गया। वो ठेके की फौज होगी और भाड़े के सैनिक होंगे। 17 साल में लड़का भर्ती होगा, 21 साल में घर आ जाएगा, पेंशन नहीं मिलेगी, किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं होगी, उसके बीच में सीमा पर गोली लग जाएगी तो शहीद का दर्जा भी नहीं होगा। ये ऐसा, इस तरह की स्कीम, इस तरह की योजना बना दी गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा गया तो कैलाश विजयवर्गीय एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे जो आलीशान दफ्तर हमने बनाया है उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, बहुत बढ़िया ट्रेंड रहेगा तो सिक्योरिटी गार्ड होगा। तो एक तरह से देश की सेनाओं के साथ ये खिलवाड़ है, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ है और उसके साथ साथ देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़। और इसका एक पहलू ये भी है कि यदि सेना की नौकरी स्थायी नहीं है तो तब बाकी जगह जो देश की सबसे बड़ी सेवा है, जो सबसे बड़ी नौकरी थी, यदि वो स्थायी नहीं है तो बाकी किसी नौकरी के स्थायी होने का कोई चांस नहीं है। इसका ये प्रकारांतर से ये संदेश है। हमारे यहाँ कर्मचारी लोग पुरानी पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर सेना में पेंशन नहीं होगी तो फिर बाकी किसी जगह पेंशन क्यों होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके देश को एक ऐसे हालात में डाल दिया गया है जहाँ सेनाओं के साथ भी इस तरह का खिलवाड़ किया गया है। और महिलाओं की बात लंबे अरसे से भाजपा करती रही, उनका नारा भी है कि बेटी बचाओ। लेकिन अगर आप देखें तो बेटी बचाओ के नारा देने वाले लोगों के राज में, वो कठुआ में हो, उन्नाव में हो, हाथरस में हो, मणिपुर में हो, IIT BHU में हो, सब जगह महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह का दुराचार हुआ, दुनिया में कहा गया कि भाई भारत तो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश हो गया है। और अपने यहाँ भी हमने देखा कि वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ और अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए। जो लोग जेल में हैं वो भाजपा में पहले से उनका परिवार प्रभावशाली रहा है और इसीलिए लोगों ने सोशल मीडिया में उसको चुटकुले की तरह कहा। लेकिन वो बहुत खतरनाक बात है कि IIT BHU में यदि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ में पकड़ा जा रहा है तो भाजपा का नेता पकड़ा जा रहा है। हाथरस, उन्नाव से लेकर कठुआ तक में यदि कोई पकड़ा जा रहा है तो भाजपा का नेता पकड़ा जा रहा है। और यहाँ भी अंकिता भंडारी के केस में भी भाजपा के लोग हैं और उस VIP का तो आज तक खुलासा नहीं कि वो VIP कौन था। सरकार एकदम मुंह बंद किए हुए, प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आते हैं, बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, लेकिन
ये जो बेटी बचाओ का नारा है, तो एक तरह से लोगों ने कहा कि भाई ये बेटी बचाओ का नारा ये नारा नहीं है, ये तो चेतावनी है। इस देश में ऐसे हालात धीरे धीरे करके पैदा हुए तो समाज का हर हिस्सा, हमने देखा कि भाई किसान दिल्ली जा रहा है, यहाँ उधम सिंह नगर से भी किसान दिल्ली गए, तो दिल्ली की सीमाओं पर उनके लिए कीलें गाड़ दी गई, कीलें बिछा दी गई। आज के दिन पर पता चल रहा है कि भाई चीन को अंदर घुसा चला रहा है, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के राज में चीन अंदर घुसा चला रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये सोनम वांगचुक जैसे लोग जो इस सरकार के प्रशंसक रहे हैं वो कह रहे हैं कि चीन को अंदर घुसा जा रहा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कहीं बस्ती बसा दी, तो चीन को रोकने के लिए उतने उपाय नहीं हुए, देश की सीमाओं के भीतर हुए। लेकिन दिल्ली में किसानों को घुसने से रोकने के लिए उनके रास्ते में कीलें बिछाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर लाठियां चलाई गई, उन पर पानी की बौछारें चलाई गई, उन पर गोलियां चलाई गई। और पिछले किसान आंदोलन के दौर में तो 700 किसानों की मृत्यु हुई। तो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मजदूरों ने लंबे अरसे तक अपने संघर्षों के दम पर अपने लिए जो श्रम कानून हासिल किए थे, उसमें से 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड लाए गए हैं। वो 4 लेबर कोड लागू होंगे तो एक तरह से मजदूरों को, पूंजीपतियों का बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी उनके सारे अधिकारों को खत्म करके की जा रही है। और यहाँ भी इस रुद्रपुर में या उत्तराखंड में हम जानते हैं कि सिडकुल जितने हैं वो सारे सिडकुल एक तरह से श्रम कानूनों की कब्रगाह है। यहाँ श्रम कानूनों का पालन नहीं होता है। वो सिडकुल ऐसी जगह हैं कि जहाँ श्रम कानून लागू नहीं होते और मजदूरों पर मालिकों की मनमानी लगातार जारी रहती है। मैंने पहले ऊपर भी उदाहरण दिया जाइडस वेलनेस का। उसके अतिरिक्त भी कब फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कब मजदूरों की छंटनी कर दी जाएगी, कब उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं। ये कभी भी हो जा रहा है। तो एक तरह से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए ये उत्तराखंड में जिस तरह के हालात बने, इन हालात के मद्देनज़र पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन दरअसल इस प्रदेश के लिए डबल तबाही का सबब बना है, दोहरी तबाही का सबब बना हर मोर्चे पर। वो शिक्षा रोजगार का मोर्चा हो, वो स्वास्थ्य सुविधाओं का मोर्चा हो, वो लोगों के अधिकारों का मोर्चा हो, जल जंगल जमीन का सवाल हो, हर मोर्चे पर डबल इंजन डबल तबाही का सबब बना है। धार्मिक रूप से धार्मिक उन्माद पैदा करना। और इस राज्य के भीतर अभी तो चुनाव के बीच में ये बड़ी विडंबना है कि देश के प्रधानमंत्री जैसी भाषा बोल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। और इस राज्य के भीतर भी इस राज्य के मुख्यमंत्री सांप्रदायिक उन्माद के अभियान का लगातार नेतृत्व करते रहे, लगातार वो ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते रहे जिसके जरिए सांप्रदायिक नफरत फैले, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, क्योंकि उनकी सारी राजनीति सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर खड़ी है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर टिकी हुई। और इसका एक और पहलू है कि राज्य के भीतर दलित उत्पीड़न की घटनाएं भी उसी अनुपात में बहुत तेजी से बढ़ी। 2016 के बाद एक पूरी श्रृंखला है दलित उत्पीड़न की घटनाओं की, जिसमें चक्की छूने के लिए दलितों की हत्या हुई, जिसमें कुर्सी पर बैठने के लिए दलितों की हत्या हुई, जिसमें दलित भोजन माता के हाथ से बच्चों ने खाना खाने से इनकार किया, जिसमें अंतरजातीय प्रेम विवाह करने के लिए अल्मोड़ा में जगदीश चंद्र की हत्या हुई। और आप देखिए तो जब इस तरह के दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, जैसे उदाहरण के लिए वो जगदीश चंद्र की हत्या की बात हम करें, तो वैसे मामलों में राज्य की सरकार ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने एक शब्द अपने मुंह से नहीं कहा, उस परिवार के लिए किसी मुआवजे का ऐलान नहीं किया। तो इससे बहुत साफ तौर पर उनका भेदभावपूर्ण रवैया दिखाई देता है। तो आज के दिन पर ये सवाल और ऐसे बहुत सारे सवाल इस राज्य की जनता के सामने हैं, इस देश की जनता के सामने हैं। इसलिए सिर्फ ये कह करके कि कोई व्यक्ति दोबारा से प्रधानमंत्री होना चाहिए, सिर्फ इस बात के लिए कि किसी व्यक्ति को तीसरी बार प्रधानमंत्री होना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि अजीब सी बात है कि फौज की नौकरी तो आपने टेम्पररी की, 17 साल का लड़का 21 साल में रिटायर होकर के घर आ जाएगा, उसके लिए उसकी नौकरी की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन 73 साल का बूढ़ा आदमी, 74 साल का बूढ़ा आदमी चाहता है कि तीसरी बार उसकी प्रधानमंत्री की कुर्सी पक्की रहे। तो ये जो जिस तरह का भ्रष्ट लुटेरा राज्य,
जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र पर हमले का राज भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, उसके बीच में हम इस देश की जनता से, इस प्रदेश की जनता से ये अपील करते हैं कि धन बल बाहुबल के खिलाफ, जाति और धर्म की राजनीति के खिलाफ वोट करें, अपने भविष्य को देखते हुए वोट करें और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करें। ये हमारी अपील है।